नाम का एक गांव था, जहां पर दो बच्चे साहिल और प्रधुम एक बूढ़े बाबा के पास बैठे हुए थे और वो बाबा उन्हें एक कहानी सुना रहे थे। मुरलीधर गांव से जुड़े महासागर में एक छुपा हुआ गांव है जो बिल्कुल महासागर के बीचों बीच है। वहां के गांव में हमारे तुम्हारे जैसे ही लोग रहते हैं और वहां के घर मछलियों से बने होते हैं। क्या सच में वहां के घर मछलियों से बने होते हैं? हाँ, वहां के घर मछलियों से बने होते हैं और वहां भी इस गांव की तरह प्रधान और जमींदार होते हैं। सब कुछ है वहां पर। मुझे इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा है बाबा। महासागर के बीचों बीच कोई गांव हो सकता है? मैं कैसे मानूं? ये बात एकदम सच है। चाहो तो जाकर देख लो। हम वहां जा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल जा सकते हो, अगर तुम्हारे अंदर जज्बा और हिम्मत हो तो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो जरूर उस मछली गांव में जाऊंगा। तुम जाना चाहते हो तो चले जाना, मैं तो नहीं जाऊंगा। ये तो समय बताएगा, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तो तुम्हें भी आना ही होगा। 18 साल बाद साहिल एक दिन प्रधुम को समुद्र के पास बुलाता है और एक नाव भी तैयार रखता है। प्रधुम साहिल के बुलाने पर वहां आ जाता है। क्या हुआ साहिल, आज तुमने यहाँ क्यों बुलाया? तुम्हें वो कहानी याद है? कौन सी कहानी? अरे वो बूढ़े बाबा जो हमें कहानी सुनाया करते थे ना जब हम छोटे थे। वो कहानी नहीं सुनाते थे कि महासागर में एक गांव है जहां पर हमारे जैसे ही लोग रहते हैं और उनके घर मछलियों जैसे दिखते हैं। हाँ, याद आया। एक मिनट, मगर तुम्हें अचानक से ये कहानी क्यों याद आ गई और ये नाव यहाँ पर इस वक्त क्यों है? साहिल, तुम क्या करने की सोच रहे हो? प्रधुम, मैंने कहा था ना कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं जरूर जाऊंगा और तुम्हें मेरे साथ आना ही होगा। नहीं भाई, मैं नहीं आऊंगा, वो झूठी कहानी थी यार। तुम चलोगे मेरे साथ, तुम्हें हमारी दोस्ती की कसम है। अरे नहीं यार, दोस्ती की कसम मत दे यार। चल बैठ जा नाव में। प्रधुम साहिल की नाव में बैठ जाता है और दोनों महासागर में मछली गांव को ढूंढने निकल पड़ते हैं। वे महासागर में बहुत अंदर तक चले जाते हैं, इतने अंदर कि दूर दूर तक कोई किनारा उन्हें दिखाई नहीं देता। इससे डरकर प्रधुम कहता है, साहिल, हम कुछ ज्यादा ही अंदर नहीं आ गए? अब तो कहीं भी किनारा दिखाई नहीं दे रहा है। चलो वापस चलते हैं। नहीं नहीं, नहीं का क्या मतलब है? हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि मैं रास्ता भूल चुका हूं। क्या? अब तो हमारे पास कोई चारा नहीं है सिवाय उस मछली गांव को ढूंढने के, नहीं तो मृत्यु हमें ढूंढ लेगी। तुम इतना मुस्कुरा क्यों रहे हो? तुम्हें डर नहीं लग रहा क्या? बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैंने खुद को और तुम्हें ऐसी स्थिति में डाल दिया है कि अगर हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंचे तो हम मारे जाएंगे। ऐसी स्थिति में ही लोग अपनी राह में सफलता पाते हैं। हे प्रभु, क्या सोचकर आपने मुझे इसके जैसा सन की दोस्त दिया? साहिल और प्रधुम अब बस चप्पू चलाते चलाते महासागर के और अंदर चले जाते हैं। अचानक साहिल को कुछ दिखाई देता है। प्रधुम, प्रधुम, क्या तुम्हें दिख रहा है जो मुझे दिख रहा है? वो देखो, एक जगह है जहां बड़ी बड़ी मछलियां हैं। क्या ये वही गांव तो नहीं जो बूढ़े बाबा हमें बताया करते थे? हाँ, ये वही गांव है, ये वही मछली गांव है। वो कहानी झूठी नहीं थी, सच्चाई हमारे सामने है। आखिरकार हमने इस गांव को ढूंढ ही लिया प्रधुम। यस! साहिल और प्रधुम करीब आधे घंटे बाद वे उस गांव में पहुंच जाते हैं। जैसे ही वे दोनों उस गांव में उतरते हैं, शिल्पा नाम की लड़की उन्हें देखकर उनके पास आती है और कहती है, तुम दोनों कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? हमने इस गांव के बारे में सुना था, तू इसे ढूंढते ढूंढते यहाँ आ गए। बाहर वालों का यहाँ आना मना है। इस गांव में तुम्हारा स्वागत नहीं किया जाएगा। हमें माफ कर दीजिए, हमें बस थोड़ा खाना और पीने के लिए पानी दे दीजिए, फिर हम चले जाएंगे। ठीक है, मेरे पीछे पीछे चलो। शिल्पा साहिल और प्रधुम को अपने घर ले जाती है, जो मछली के आकार का था। अरे साहिल, ये तो सच में मछली घर है। यहाँ सारे घर मछली जैसे हैं। सही कह रहे हो, यहाँ आकर मेरा सपना पूरा हो गया। वे दोनों शिल्पा के घर में बैठ जाते हैं।
शिल्पा उन्हें खाने के लिए खाना और पीने के लिए पानी देती है। जैसे ही वे खाना खाकर उठते हैं, शिल्पा का भाई सुरेश वहाँ आ जाता है और शिल्पा से कहता है, क्या यही दोनों हैं जो बाहर से आए हैं? हाँ। प्रधुम धीरे से साहिल से कहता है, ये पक्का हमें मारने आया होगा, सब तुम्हारी गलती है। हाँ यार, कहाँ फंस गए। साहिल सुरेश से कहता है, भाई हम पक्का चले जाएंगे और कभी किसी को इस गांव के बारे में नहीं बताएंगे। हाँ भाई, सच में हम लोग समुद्र में कभी पैर भी नहीं रखेंगे, बस हमें माफ कर दो। क्या तुम लोगों को लगता है कि मैं कोई गुंडा हूँ? दरअसल हम लोगों को आपकी मदद चाहिए इस गांव को बचाने के लिए। किससे? हमारे प्रधान से। 1 महीने पहले की बात है। 1 महीने पहले हमारे गांव ने प्रधान को चुना और एक नए प्रधान को जादुई मोती की माला पहनाई, जिसे पहनने के बाद प्रधान के पास जादुई ताकत आ जाती है, जिसकी वजह से अगर गांव वाले प्रधान की बात नहीं मानते तो वो अपनी शक्तियों से उन पर नियंत्रण पा लेता है। हमारे गांव में एक जादुई आईना भी है जो हमारे गांव और बाहर की दुनिया को जोड़ता है। प्रधान ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उस आईने को अपने घर में रख लिया है। अब मैं बाहरी दुनिया में भी अपना डंका बजाऊंगा। मैं इस गांव में आसानी से मिलने वाले मोतियों को बाहरी दुनिया में बेचकर बहुत अमीर हो जाऊंगा और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके गांव वालों को ही मोती बिनने के लिए कहूंगा। प्रधान इतना लालची इंसान निकलेगा, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। हमारे गांव के मोतियों में शक्तियां होती हैं। अगर उनके साथ कोई छेड़छाड़ करे तो उसकी समस्याएं हमारे गांव को भी झेलनी पड़ती हैं। तो आप चाहते क्या हैं? इसमें हम आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? क्योंकि आप इस गांव के नहीं हैं, तो प्रधान की शक्तियों का असर आप पर नहीं होगा। ओह, समझ गया, बिल्कुल समझ गया। आप चाहते हैं कि हम उस प्रधान से वो आईना जो बाहरी दुनिया को इस मछली गांव से जोड़ता है, उसे उसके घर से चुरा ले, यही ना? वो वापस से अपनी मोतियों की शक्ति का इस्तेमाल करके वो आईना ले लेगा। हमें उस मोती की माला को उसके गले से चुराना होगा। जी बिल्कुल, हमने तो उसे अच्छा समझा था, मगर वो लालची निकला। कोई बात नहीं, आप सब हम पर छोड़ दीजिए। सुरेश और शिल्पा दोनों प्रधान के घर के बाहर पहुंचते हैं और प्रधान को आवाज लगाने लगते हैं। प्रधान जी, प्रधान जी। प्रधान जब वो ये आवाज सुनता है तो कहता है, कौन है जो इतनी सुबह सुबह आवाज लगा रहा है? जाकर देखता हूँ। प्रधान घर के बाहर आता है। ओह, तो तुम दोनों भाई बहन हो। क्या हुआ, इतनी सुबह सुबह मेरे घर के बाहर आकर क्यों चिल्ला रहे हो? प्रधान जी, गांव के अनमोल मोतियों को बाहरी दुनिया के साथ मत बांटिए, ये हमारे गांव के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, हमारा गांव इन्हीं अनमोल मोतियों की वजह से बाहरी दुनिया से छिपा हुआ है। निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो ऐसा मजा चखाऊंगा कि तुम लोगों के होश उड़ जाएंगे। पता है ना, मेरे पास जादुई मोती की माला है। प्रधान जी, ये गलत है। साहिल और प्रधुम चुपके से प्रधान के घर में घुस जाते हैं। सुरेश और शिल्पा वहाँ सिर्फ प्रधान का ध्यान खींचने के लिए आए थे। प्रधान दूसरी ओर अपना हाथ आगे करता है और सुरेश और शिल्पा से कहता है, तुम दोनों अभी के अभी मूर्ति की तरह खड़े हो जाओ। प्रधान के इतना कहते ही दोनों एक जगह खंबे की तरह खड़े हो गए और दूसरी ओर साहिल और प्रधुम वो आईना ढूंढने लगते हैं। अरे, प्रधान ने यहाँ आईना कहाँ रखा होगा? पता नहीं, मगर जल्दी ढूंढो, नहीं तो ये हमें भी खंबा ना बना दे। इसका जादू शायद हम पर काम नहीं करेगा, और अगर कर गया तो, और नहीं किया तो? साहिल और प्रधुम प्रधान के घर में झगड़ने लगते हैं। इतने में ही प्रधान उनकी आवाज सुनकर अंदर आ जाता है। कौन है अंदर? सामने आओ, नहीं तो खंबा बना दूंगा। साहिल प्रधान के कमरे में भाग जाता है। जब प्रधान अंदर आकर साहिल को देखता है तो वो कहता है, तुम कौन हो? पक्का तुम मेरा जादुई आईना चुराने आए थे। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं और मेरा दोस्त तो। तुम्हारा दोस्त? तुम तो अकेले खड़े हो। हाँ? प्रधुम जब इधर उधर देखता है तो उसे साहिल कहीं नजर नहीं आता। धोखेबाज, मुझे अकेला छोड़कर भाग गया, इसे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। तैयार हो जाओ खंबा बनने के लिए। प्रधुम अपनी आंखें बंद कर लेता है और प्रधान प्रधुम से कहता है,
मेरी शक्तियां, दिखाओ अपना चमत्कार और बना दो इसे खंबा। मगर प्रधुम पर उसकी शक्तियों का कुछ असर नहीं होता और पीछे से साहिल चुपके से आकर प्रधान के गले से उसके मोतियों की माला खींचकर उसके गले से निकाल देता है। जैसे ही माला उसके गले से उतरती है, सुरेश और शिल्पा ठीक हो जाते हैं और अंदर आ जाते हैं। सुरेश जल्दी से उस माला को अपने गले में पहन लेता है। वो माला मेरी है, मुझे वापस दो। अब मोतियों की शक्ति मेरे पास सही सलामत रहेगी। हे मोतियों की शक्ति, सुन मेरी बात और बना दे इसे खंबा। सुरेश के इतना कहते ही प्रधान एक खंबे की तरह एक ही जगह पर बिना हिले खड़ा हो जाता है और अगले दिन गांव वाले सुरेश को प्रधान बना देते हैं और आईना भी सुरेश को मिल जाता है। सुरेश और बाकी सब उसी जगह मिलते हैं जहां पर साहिल और प्रधुम अपने नाव लेकर आए थे। तुम दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, साहिल और प्रद्युम्न। ये तो मेरा फर्ज था सुरेश, और मेरा भी। आप लोग इस आईने के अंदर जाएंगे तो सीधे अपने गांव में पहुंच जाएंगे। साहिल और प्रधुम दोनों उस आईने में चले जाते हैं और सीधे अपने गांव में पहुंच जाते हैं और सबको ये कहानी सुनाने लगते हैं। तालाबपुर गांव में बल्लू और बलराम नाम के दो युवक रहा करते थे। वो दोनों कोई काम धंधा नहीं करते थे, बल्कि वो गांव में चोरियां किया करते थे। उनकी हरकतों की वजह से सारा गांव परेशान था। वो सुबह से लेकर शाम तक कल्लू चाय वाले की दुकान पर बैठा करते और किसी न किसी के घर पर चोरी करने की योजना बनाते। बलराम और बल्लू कल्लू की दुकान पर बैठे हुए चाय पी रहे थे। क्यों भाई, ऐसी क्या आफत आ गई? अच्छा खासा तो गांव है हमारा। तू समझ नहीं रहा बल्लू, गांव के सभी लोग जान चुके हैं कि हम दोनों चोर हैं, इसीलिए कोई हम दोनों को सम्मान नहीं देता। अरे सम्मान का क्या अचार डालेंगे, हमें तो बस पैसे चाहिए। बेवकूफ कहीं के, मैं तुझे कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन तेरी खोपड़ी में मेरी बात फिट ही नहीं बैठ रही। बल्लू, गांव के सभी वासी अब हमसे बहुत चौकन्ने हो गए हैं। पिछले एक हफ्ते से हम जिस किसी के भी घर में चोरी करने के लिए घुसते हैं, उस घर का कोई ना कोई सदस्य हमारा स्वागत करने के लिए पहले से ही बैठा होता है। बात तो तुम्हारी बिल्कुल सही है बलराम, लेकिन हम जाएंगे कहाँ? हम दोनों के पास जो कुछ बचे कुचे पैसे थे वो तो समाप्त हो गए। तभी वहाँ पर गांव का मुखिया आकर कल्लू से बोला, अरे कल्लू भाई, कल मेरी बिटिया की शादी है, मैं तुम्हें न्योता देने आया हूँ। आखिरकार तुम हमें कई सालों से अपने हाथ की बनी हुई चाय पिला रहे हो। मुखिया को देखकर बल्लू खुश होते हुए बोला, ये क्या मुखिया जी, सिर्फ कल्लू भाई को निमंत्रण देंगे, हमें और बलराम को निमंत्रण नहीं देंगे? तुम दोनों तो मेरे घर के आसपास भी मत भटकना। भला ये क्या बात हुई मुखिया जी, हम भी इसी गांव के वासी हैं। तुम दोनों इस गांव के वासी होने के नाम पर कलंक हो। याद रखना, मैंने सिर्फ तुम दोनों की सेवा के लिए ही घर के बाहर लठैत बैठा रखे हैं। अगर तुम दोनों मेरे घर के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं तुम्हारी हड्डियां तुड़वा दूंगा। इतना कहकर मुखिया क्रोधित होकर वहाँ से चला गया। ये मुखिया पता नहीं अपने आप को क्या समझने लगा है। सही बोल रहे हो बलराम, ये तो कल्लू भाई के सामने हमारा अपमान करके चला गया। माना कि हम दोनों चोर हैं, मगर हमारा भी कोई सम्मान है। चोर होने के साथ साथ हम इस गांव के वासी भी हैं। अगर ये मुखिया हमें निमंत्रण दे देता तो भला इसका क्या बिगड़ जाता? कोई बात नहीं बलराम, आज रात हम दोनों इस मुखिया के घर पर ही चोरी करेंगे और इसके उन लठेतों को भी देख लेंगे जो इसने हमारी सेवा के लिए बैठा रखे हैं। रात के वक्त बल्लू और बलराम मुखिया के घर के पास पहुंचकर चौकन्नी नजरों से इधर उधर देखने लगे। मुखिया ने अपने घर के बाहर कुछ आदमी बैठा रखे थे जिनके पास लाठियां मौजूद थीं, मगर बल्लू और बलराम छत पर चढ़ने में माहिर थे। कुछ ही पलों में वो